Hello and welcome you all to this e-learning platform of Parlo India and I am your physics mentor Dimple। आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है हमारा EMF, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को हम कहते हैं EMF भी बोलते हैं, EMF या फिर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हम पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि फैराडेज ने कुछ एक्सपेरिमेंट करे थे। जो फैराडे था उन्होंने एक्सपेरिमेंट करे थे बहुत सारे, 3 एक्सपेरिमेंट करे थे उन्होंने, जिसके बेसिस पे उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट्स को एक्सप्लेन करते हुए क्या बताया कि EMF कैसे, EMI कैसे इंड्यूस्ड होता है, इंडक्शन जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन या इंड्यूस्ड करंट या EMF कैसे इंड्यूस होता है। तो सबसे पहला एक्सपेरिमेंट हम देखते हैं। सबसे पहले एक्सपेरिमेंट में क्या था, जैसे कि ये एक हमारे पास एक कॉइल है, उन्होंने क्या लिया, एक कॉइल लिया जिसके साथ उन्होंने क्या करा, गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर दिया। इस कॉइल के साथ उन्होंने क्या करा, कंडक्टिंग कॉइल है ये क्या है, कंडक्टिंग कॉइल। इस कंडक्टिंग कॉइल के साथ उन्होंने क्या करा, गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट करा और यहां पर एक बार मैग्नेट लिया, ये बार मैग्नेट है, इसको आगे और पीछे लेके आए कॉइल से, ठीक है। अब क्या करा उन्होंने, पहले जब ये कंडक्टिंग कॉइल है, जब वो इसके पास लेके, अब ये बार मैग्नेट है, इससे क्या होगा, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड होगा इसके आसपास, जो है ऐसे होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इसका, मैग्नेटिक फील्ड इसका। तो जब ये बार मैग्नेट को इस कॉइल के पास लेके आए तो उन्होंने क्या देखा कि इस गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन हुई। क्या हुई, इस गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन हुई। अब ये डिफ्लेक्शन हुई और उन्होंने देखा कि जैसे जैसे हम इसको और पास लाते जा रहे हैं तो डिफ्लेक्शन जो है वो बढ़ती जा रही है। अगर हम इसको दूर लेते जा रहे हैं तो डिफ्लेक्शन जो है वो रिवर्स डायरेक्शन में हो रही है। अब जब इसको दूर लेके जा रहे हैं तो रिवर्स डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन हो रही है। और जब हमने क्या करा, इसको स्टेडी कर दिया, जब इस बार मैग्नेट को हमने रोक दिया, स्टेशनरी कर दिया, तो नो डिफ्लेक्शन हुई, तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुई जब हमने बार मैग्नेट को रोक दिया। तो ये था हमारा पहला एक्सपेरिमेंट जिन्होंने क्या करा, उसमें करा कि मैग्नेट लिया और एक कॉइल लिया। तो उन्होंने ये देखा कि डिफ्लेक्शन हुई गैल्वेनोमीटर में। डिफ्लेक्शन का मतलब है कि वहां पर इंड्यूस्ड हुआ करंट। क्या हुआ, इंड्यूस्ड हुआ करंट। इसका मतलब जब कॉइल, हमने इस बार मैग्नेट को आगे या पीछे लेके आए तो क्या हुआ, करंट जो है वो इंड्यूस हुआ। करंट इंड्यूस हुआ तभी तो यहाँ गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आई। गैल्वेनोमीटर क्या मेजर करता है, करंट मेजर करता है। यहाँ पर करंट फ्लो हुआ इस कॉइल के अंदर, तभी तो यहाँ पर क्या हुई, डिफ्लेक्शन हुई। तो ये देखा पहला एक्सपेरिमेंट में फैराडे ने। इसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो हम बाद में देखते हैं कि क्यों ऐसा हुआ। दूसरा एक्सपेरिमेंट जो फैराडे ने किया वो ये किया कि अब इन्होंने लिया 2 कॉइल। एक कॉइल तो ली जिसको उन्होंने गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट करा, और दूसरी कॉइल ली जिसमें करंट पास हो रहा है। इससे क्या हो रहा है, इसको बैटरी से कनेक्ट करा और इसमें क्या है, करंट फ्लो हो रहा है। अब 2 कॉइल हो गई, ये फर्स्ट कॉइल हो गई, ये सेकंड कॉइल हो गई। पहले क्या लिया था उन्होंने, एक कॉइल ली थी जिसके गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट करा था, और दूसरी ली थी उन्होंने बार मैग्नेट। अब यहाँ पे क्या लिया, एक कॉइल लिया जिसको गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट करा, और दूसरी कॉइल ली जिसको बैटरी से कनेक्ट करा, जिसके थ्रू करंट फ्लो होने लग गया। अब यहाँ पे क्या करंट हो रहा है, फ्लो, आई करंट फ्लो हो रहा है। अब उन्होंने क्या करा, इस वाले कॉइल को आगे और पीछे लेके आए। जब इस कॉइल में करंट फ्लो हो रहा है, इसका मतलब यहां से क्या हो रहा है, अब अगर हम ऐसे करें, ऐसे घुमाएं, तो हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता चल जाएगी। अब ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे होगी, ये कॉइल है ऐसे, तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा उधर की तरफ। तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, तो इसके थ्रू जो मैग्नेटिक फील्ड लिंक्ड होगा, इसके थ्रू जो इस करंट की वजह से यहां पर क्या प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये जो है ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो इस कॉइल के थ्रू भी जाएंगी, पास होंगी। इसका मतलब इस कॉइल में क्या हो गया, फिर से करंट क्या हो गया, इंड्यूस हो गया। यहां पर क्या हुआ, करंट इंड्यूस हुआ। करंट इंड्यूस हुआ तो हमें क्या दिखी, डिफ्लेक्शन दिखी, कहां पर, गैल्वेनोमीटर में। तो उन्होंने ये देखा, जब हमने एक कॉइल ली जिसके साथ हमने बैटरी कनेक्ट करी है, उसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है, जब हमने उसको मोशन करवाया या फिर आगे या पीछे लेके आए, तब भी क्या हुआ, गैल्वेनोमीटर में जो है करंट इंड्यूस हुआ। तो तीसरे एक्सपेरिमेंट में क्या था कि उन्होंने एक कॉइल ली, ये पहली कॉइल थी जिसके अंदर उन्होंने गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट करा, और दूसरी कॉइल थी
जिसमें उन्होंने बैटरी को करंट करा। तो इस कॉइल में क्या हुआ, करंट फ्लो कर रहा था। तो इस कॉइल में जब करंट फ्लो कर रहा था, दैट मीन्स इसके अक्रॉस क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो उन्होंने ये देखा कि जैसे ही हमने इस की को, ये यहाँ पे एक की लगी हुई है ना, की का मतलब है जैसे हम प्रेस करेंगे वहां पे सर्किट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। जब सर्किट कंप्लीट होगा तभी करंट फ्लो होगा। तो जैसे ही उन्होंने देखा कि मैंने जैसे ही की को प्रेस करा, मतलब सर्किट कंप्लीट हो गया, करंट फ्लो होने लग गया, करंट फ्लो हुआ, मैग्नेटिक फील्ड बदला, तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर डिफ्लेक्शन हुई। जैसे ही उन्होंने की प्रेस करी, जैसी प्रेस करी वैसे ही वहां पर डिफ्लेक्शन हुई, और कुछ टाइम के लिए हुई डिफ्लेक्शन, उसके बाद वो करंट जो है वो रुक गया और यहाँ पर डिफ्लेक्शन जो है वो खत्म हो गई। फिर उन्होंने जब दोबारा की को प्रेस करा, फिर उन्होंने देखा कि डिफ्लेक्शन अब हुई तो ऑपोजिट डायरेक्शन में हुई। पहले इस डायरेक्शन में थी डिफ्लेक्शन, तो अब इस ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी, बट फिर भी थोड़ी देर बाद वो क्या हो गया, स्टॉप हो गई, वहां पे डिफ्लेक्शन जो है वो खत्म हो गई। तो इन सब का रीजन जो है वो उन्होंने आगे एक्सप्लेन करा। तो मैं आपको रीजन एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहले तो ये वाले एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ था कि जब उन्होंने बार मैग्नेट को पास लेके आ रहे थे और दूर लेके जा रहे थे, तो क्या हो रहा था, जैसे ही पास लेके आ रहे थे तो इस कॉइल के अक्रॉस जो मैग्नेटिक फ्लक्स था, मैग्नेटिक फ्लक्स, जैसे कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया। तो वो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो थी वो क्या हो रही थी, चेंज हो रही थी, क्योंकि जैसे जैसे ये पास आ रहा था तो वो लाइन जो है वो बढ़ती जा रही थी। अब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है तो उससे क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस हो रहा था, इंड्यूस जो है वो करंट हो रहा था, और करंट इंड्यूस होने पे क्या हो रहा था, डिफ्लेक्शन हो रही थी गैल्वेनोमीटर में। और जैसे जैसे हम इसको वापस लेके जा रहे थे, दूर लेके जा रहे थे, तो क्या हो रहा था, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस कॉइल के अक्रॉस जो है वो कम हो रही थी। कम होने का मतलब फिर से चेंज हो रहा था, बढ़ना या घटना कुछ भी होना, दैट मीन्स चेंज होना, और ये चेंज से रिलेटेड होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स जैसी चेंज हुआ कॉइल से, तो वो क्या हुआ, ईएमएफ या फिर करंट जो है वो उसमें इंड्यूस हुआ। अब फिर से ये जब दूर जा रही थी तो मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन जो है वो डिक्रीज हुई, उसकी वजह से क्या हुआ, करंट फिर से इंड्यूस हुआ, लेकिन अब क्या हुआ, ऑपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस हुआ और डिफ्लेक्शन फिर से हुई। इस वाले एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ कि जब यहां पर इस कॉइल से रिलेटेड, जब ये कॉइल इसके पास आ रही थी, तो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस कॉइल के अक्रॉस जो थी वो क्या होने लग गई, बढ़ने लग गई, इंक्रीज होने लग गई। अब कॉइल में यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंक्रीज हुई, यानी कि फ्लक्स इंक्रीज हुआ, फ्लक्स इंक्रीज हुआ, इसका मतलब वहां पर फ्लक्स जो है वो इंक्रीज हो रहा है, फ्लक्स चेंज हो रहा है, इसका मतलब इंड्यूस हो रहा है क्या, यहाँ पर करंट, करंट इंड्यूस हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पर डिफ्लेक्शन होगी। और जैसे जैसे दूर जा रहा है तो ये क्या होगा, चेंज होगा, फिर से मैग्नेटिक फील्ड में चेंज हुआ, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम हुई, फ्लक्स चेंज हुआ, और उससे क्या हुआ, फिर से करंट जो है वो इंड्यूस हुआ। अब यहां पर क्या हुआ, यहां पे तो कोई मूवमेंट नहीं है, यहां पर इसमें तो क्या था, इसमें था मोशनल, कि मोशन की वजह से मोशनल था कि यहां पर टू कॉइल्स थे, जब इन मोशन थे वो, तो मोशन की वजह से वहां पर क्या हुआ, इंड्यूस हुआ क्या, करंट। यहां पर भी मोशन था, इसमें भी क्या था, मोशनल था कि हम बार मैग्नेट को लेके आ रहे थे। लेकिन यहां पर क्या हुआ, इस वाले में यहां पर तो हमने स्टेडी रखा हुआ था, यहां पर स्टेडी था, कोई मोशन नहीं था, लेकिन फिर भी हमने देखा कि जैसे हमने की प्रेस करी यहां पर डिफ्लेक्शन दिखा। तो इसका रीजन क्या था, इसका रीजन ये था कि जैसे हमने यहाँ पे की प्रेस करी, ये सर्किट कंप्लीट हुआ और यहाँ पर क्या हुआ, करंट फ्लो करने लग गया। जैसे ही करंट फ्लो हुआ वैसे ही इससे एसोसिएटेड क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो इसमें, मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहां से जो है वो क्या होने लगी, धीरे धीरे बढ़ने लग गई। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ चेंज हुआ, धीरे धीरे बढ़ के तो बड़ी जैसे जैसे वैसे डिफ्लेक्शन होने लगे, और जैसे ही कांस्टेंट होगी, स्टेडी हो गई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी, वैसे यहाँ पर करंट क्या हो गया, जीरो हो गया। फिर से हमने जब दोबारा की प्रेस करी, फिर से मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो अब फिर से चेंज हुआ, तो डिफ्लेक्शन जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में हो गया। तो ये 3 एक्सपेरिमेंट थे जो फैराडे ने देखे और उसके बाद इसकी एक्सप्लेनेशन दी। उसके लिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है। हमने ये कंसिडर करा कि यहाँ पर एक क्या है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मतलब कि ये जो लाइंस है पैरेलल हैं एक दूसरे के और एक ही डायरेक्शन में, तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। और यहाँ पर एक क्या है, हमारे पास एक कॉइल है, ये कॉइल रखी हुई है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। ये कॉइल का कोई भी एक कॉइल होती है, कोई भी एक, इसका एरिया वेक्टर होगा, एक इस तरफ होगा और एक इस तरफ होगा, तो हम आउटवर्ड नॉर्मल एरिया वेक्टर जो है वो लेते हैं।
तो हमने क्या कहा कि एरिया वेक्टर जो है वो इसका आउटवर्ड नॉर्मल यहां पर है, तो ये एरिया वेक्टर हो गया, और ये है मैग्नेटिक फील्ड। तो ये कुछ एंगल बना रहे हैं थीटा, तो थीटा क्या है, एंगल बिटवीन बी एंड ए। तो अब फ्लक्स क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है हमारा, फ्लक्स होता है हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया। मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया, ये होता है हमारा फ्लक्स। तो यहां से इस एरिया से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं वो किस पे डिपेंड कर रही हैं, ये फ्लक्स इसका मतलब किस पे डिपेंड कर रहा है, एक तो बी पे डिपेंड कर रहा है और ए पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा उतनी ज्यादा लाइंस होंगी और उतना ज्यादा हमारा फ्लक्स होगा फिर, और जितना ज्यादा एरिया होगा, अगर सपोज ये एरिया बढ़ जाएगा तो यहां से निकलने वाली लाइंस भी बढ़ जाएंगी। तो ये दोनों किस पे डिपेंड, फ्लक्स किस पे डिपेंड कर रहा है, बी और ए पे। तो इसका मतलब जो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी ए, या फिर फ्लक्स इज इक्वल्स टू बी डॉट ए, क्योंकि इनके बीच में एक एंगल थीटा है, हमेशा ये क्या होगा, नॉर्मल तो नहीं होंगे, एक ही डायरेक्शन में नहीं होंगे हमेशा, एरिया वेक्टर और बी वेक्टर। तो इसीलिए जैसे कि यहां पर, अब जैसे कि यहां पर है, मैंने लिया ये एरिया वेक्टर, ये थीटा है, तो ये बी का इस तरफ कौन सा वो होगा, बी कॉस थीटा, और इस तरफ क्या होगा, बी साइन थीटा। तो जो कंट्रीब्यूशन होगा बी का वो कौन सा होगा, ये वाला कंट्रीब्यूशन होगा जो इसके पैरेलल है। तो फ्लक्स क्या होगा, बी ए कॉस थीटा। तो दैट मीन फ्लक्स क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स इज बी डॉट ए। तो फ्लक्स क्या होगा हमारा, बी डॉट ए। फ्लक्स का मतलब है हमारा कि कितना मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो पर यूनिट एरिया जो है वो क्रॉस कर रही है। अब बी की यूनिट क्या होती है हमारी, टेस्ला। बी की यूनिट क्या होती है, टेस्ला। तो हमारी फ्लक्स की यूनिट क्या होगी, टेस्ला मीटर स्क्वायर, या फिर बी की यूनिट क्या होगी, टेस्ला मीटर स्क्वायर, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, वेबर, क्योंकि हमारी बी की यूनिट है टेस्ला और बी डॉट ए है मतलब टेस्ला मीटर स्क्वायर। तो इसका मतलब फाई की यूनिट क्या होती है, वेबर। वेबर क्या होता है, टेस्ला मीटर स्क्वायर। अब आता है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये किसने दिया, फैराडे ने। तो फैराडे ने लॉ दिया, वो ये दिया कि जब भी चेंज होगा मैग्नेटिक फ्लक्स में, कोई भी एक कॉइल है उसमें जब भी चेंज आएगा मैग्नेटिक फ्लक्स में, जैसे सपोज यहां पर एक कॉइल है उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स है अंदर की तरफ, ठीक है, यहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स अंदर की तरफ है, तो अगर मैं यहां पर अगर ऐसे करंट होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स कहां जाएगा, अंदर की तरफ। इसका मतलब यहां पर करंट कैसे फ्लो कर रहा है, ऐसे फ्लो कर रहा है। अब जैसे जैसे ये करंट सपोज मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो चेंज हो रहा है यहां पर, तो यहां पर क्या हो रहा है, एक इंड्यूस करंट हो रहा है। क्या हो रहा है, एक इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हो रहा है। ये इंड्यूस करंट क्या करेगा, ये इंड्यूस करंट किस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा ये हमें पता चलेगा लेंस लॉ से। तो यहां पर जो इंड्यूस करंट होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। अब ये जो करंट प्रोड्यूस हुआ चेंजिंग ईएमएफ की वजह से, क्या हो रहा है, जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से, वो जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है या वो जो ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है उसको हम बोलते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ या फिर इंड्यूस्ड करंट। जब भी चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड होगा, जब भी चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, तो उस फ्लक्स से रिलेटेड हमें क्या मिलेगा, एक इंड्यूस्ड ईएमएफ मिलेगा। क्या मिलेगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ या फिर करंट। तो फैराडे ने लॉ दिया जिसको हम बोलते हैं फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। वो उन्होंने ये दिया कि द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ हुआ क्यों हुआ, क्योंकि चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से। चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से क्या हुआ, हमारा ईएमएफ इंड्यूस हुआ। अब वो ईएमएफ जो है उसका मैग्नीट्यूड जो होता है वो होगा इक्वल टू द टाइम रेट चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो इसका हम इसको बोलते हैं कि ईएमएफ is produced when magnetic flux linked with the coil changes। तो EMF is produced when magnetic flux linked with the coil changes। ये है फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन। और उन्होंने इसका मैग्नीट्यूड दिया कि जो EMF प्रोड्यूस होगी वो क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम।
तो ईएमएफ जो प्रोड्यूस होगा वो होगा हमारा डी फाई बाय डी टी। क्या होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। अब यहां पर ये जो नेगेटिव साइन है ये क्यों आया? ये नेगेटिव साइन आता है हमारा लेंसेज लॉ से। किससे आता है? लेंसेज लॉ से। ये लेंस लॉ जो है वो बताता है कि नेगेटिव साइन यहां पर क्यों आया, और लेंस लॉ ही हमें बताता है कि इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या होगी। लेंसेज लॉ हमें बताता है कि नेगेटिव साइन क्यों आया, और डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट भी क्या बताता है हमें? लेंसेज लॉ ही बताता है। तो नेगेटिव साइन हमें क्या बताता है कि जो भी इंड्यूस करंट हुआ वो हमेशा ऑपोजिट होगा टू द वेरी कॉज दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग इट। अगर सपोज एक ही कॉइल है, एक ही टर्न की कॉइल है, तो इसमें ईएमएफ क्या होगा? डी फाई बाय डी टी या फिर माइनस डी फाई बाय डी टी। लेकिन अगर एन टर्न्स की कॉइल है तो उसमें जो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा वो होगा माइनस एन डी फाई बाय डी टी। जैसे जैसे नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे ईएमएफ इंड्यूस जो है वो भी बढ़ता जाएगा। इसलिए जो हमारा अब ईएमएफ जो प्रोड्यूस हुआ है वो किस पे डिपेंड करता है? एन पे डिपेंड करता है। फाई पे डिपेंड कर रहा है। फाई किस पे डिपेंड कर रहा है? बी पर डिपेंड कर रहा है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड पर। एरिया पे डिपेंड कर रहा है या फिर थीटा पे डिपेंड कर रहा है। तो इसका मतलब मैं अगर टोटल बात करूं तो मेरा जो ईएमएफ है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? मेरा ई पर। ईएमएफ किस पे डिपेंड कर रहा है? मैग्नेटिक फील्ड पर, एरिया ऑफ कॉइल पर, थीटा बिटवीन बी एंड ए, और किस पर? नंबर ऑफ टर्न्स पर। तो इन सब चीजों पे हमारा क्या डिपेंड कर रहा है? इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब जो इंड्यूस डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ है ये कहां से मिला हमें? लेंसेज लॉ से। ये लेंसेज लॉ क्या कहता है? लेंस लॉ कहता है कि द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट और ईएमएफ is such that it opposes the very cause that is responsible for causing it, that is responsible for its cause, responsible for its cause। जो उसको प्रोड्यूस कर रहा है उसी को वो अपोज करता है। मतलब कि अगर मैं जैसे ये कहूं, अगर मैं यहां पर बात करूं कि जैसे यहां पर एक मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड कहां जा रहा है? अंदर की तरफ जा रहा है, और यहां पर एक कॉइल है, तो यहां पर करंट, मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है, इसका मतलब करंट जो है वो इसकी वजह से प्रोड्यूस हो रहा है यहां पर। तो यहां पर क्या होगा? अब चेंजिंग अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो इसकी वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होगा वो कहां पर होगा? इंड्यूस करंट होगा इस डायरेक्शन में, क्योंकि यहां पर जो करंट है ये किसकी वजह से? इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट हुआ। अब इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस करंट जो होगा वो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, ताकि ये इस कॉज को ही रोक सके। अब उल्टे डायरेक्शन में करंट फ्लो करने लग जाएगा, इसका मतलब अब मैग्नेटिक फील्ड जो है वो घटने लग जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा था इसलिए ये इंड्यूस करंट हुआ, लेकिन बढ़ते हुए मैग्नेटिक फील्ड को ही रोकने का काम क्या करेगा? हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो लेंसेज लॉ क्या कहता है कि ये इसकी डायरेक्शन या इंड्यूस करंट जो है वो अपोज करेगा वो चेंज जो इसको खुद को प्रोड्यूस कर रहा है। अब अगर हमें डायरेक्शन निकालनी है तो सपोज इस कॉइल में करंट इस डायरेक्शन में है, तो हम क्या बनाएंगे? एन बनाएंगे। एन की डायरेक्शन क्या है? इस तरफ। इसका मतलब यहां पर जो बनेगा वो क्या बनेगा? नॉर्थ पोल। क्या बनेगा यहां पर? नॉर्थ पोल। तो इसका मतलब यहां पर नॉर्थ पोल बन रहा है। इसको मतलब कि अगर लेंसेज लॉ की बात करें तो लेंस लॉ कहता है इसको अपोज करेगा। तो अपोज कब करेगा? जब यहां पर भी नॉर्थ पोल होगा। इसका मतलब यहां पर नॉर्थ पोल जो है वो इसके पास आएगा। अगर करंट इस डायरेक्शन में है तो मतलब यहां पर क्या बन रहा है? हमारा साउथ पोल बन रहा है। ऐसे होता है, करंट की डायरेक्शन ये है तो इसका मतलब यहां पर क्या है? हमारा साउथ पोल है। साउथ पोल है, इसका मतलब यहां से क्या है? वो साउथ पोल हो रहा है, मतलब कि यहां पर करंट को वो क्या करेगा? अपोज करेगा। करंट को क्या करेगा? वो अपोज करेगा। तो जब भी हमें इंड्यूस करंट की डायरेक्शन बतानी है तो हम क्या करेंगे? हम लेंसेज लॉ लगाएंगे और लेंसेज लॉ से देखेंगे कि कहां पर वो करंट को वो अपोज कर रहा है। सपोज अगर बी इंक्रीज हो रहा है, मतलब फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, तो हमारा आई जो है वो क्या करेगा? ऐसी डायरेक्शन में होगा जहां पर उसको वो रिड्यूस करेगा, जहां पर उसको क्या करेगा? वो रिड्यूस करेगा। अगर करंट बढ़ रहा है, अगर सपोज मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो डिक्रीज हो रहा है, तो करंट उस डायरेक्शन में होगा जहां पे ये इसको सपोर्ट करेगा। तो इसलिए इसका मतलब ये अपोज करेगा। अगर कोई चीज डिक्रीज हो रही है तो ये उसको सपोर्ट करके उसको बढ़ाएगा, लेकिन अगर कोई चीज बढ़ रही है तो इसको घटा देगा। तो ये होता है हमारा लेंसेज लॉ। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स अब हम निकालते हैं।
इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये कंसिडर करते हैं कि यहाँ पर है मैग्नेटिक फील्ड जो कहाँ जा रहा है, अंदर की तरफ। यहाँ पर हमने क्या किया, एक कॉइल लिया जिसपे हमने ये स्लाइड लगाई है कि ये जो है वो स्लाइड जो है वो मूविंग है, और ये किस वेलोसिटी से मूव कर रही है, v वेलोसिटी से मूव कर रही है। ये किस वेलोसिटी से मूव कर रही है, v से। तो हमने कंसिडर करा कि एक टाइम, किसी टाइम पर ये जो है वो यहां तक मूव हो गई, इसका मतलब ये डिस्टेंस जो इसने ट्रैवल करा वो ट्रैवल करा dx, और इसकी लेंथ क्या है l। ये इसने ट्रैवल करा क्या, डिस्टेंस dx, और ये क्या है, इसकी लेंथ l। सपोज ये v वेलोसिटी जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है उससे मूव कर रही है। जैसे जैसे किसी वेलोसिटी से मूव करेगा वैसे वैसे क्या होगा, अब यह मूव कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड हो रहा है, क्योंकि क्या हो रहा है, एरिया इंक्रीज हो रहा है। अब ये कॉइल जो है वो यहां से यहां गई है, इसका मतलब इसका क्या हो रहा है, चेंज इन एरिया हो रहा है, एरिया बढ़ रहा है या एरिया घट रहा है, चेंजिंग ईएमएफ, यानी कि मतलब एरिया जो है वो चेंज हो रहा है। और जब एरिया चेंज हो रहा है इसका मतलब फ्लक्स चेंज हो रहा है, फ्लक्स चेंज हो रहा है इसका मतलब क्या हो रहा है, इंड्यूस्ड ईएमएफ, ईएमएफ क्या हो रहा है, इंड्यूस्ड हो रहा है। क्योंकि इस एरिया, ये जो कॉइल एरिया का कॉइल है जिसके एसोसिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स है या मैग्नेटिक फील्ड है, वो जो है वो चेंज हो रहा है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, मूविंग है। जब ये मूविंग है तो इसका क्रॉस एरिया चेंज हो रहा है, और एरिया क्या हो रहा है, इसका मतलब फ्लक्स चेंज हो रहा है, फ्लक्स चेंज हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। अब हमें इस ईएमएफ इंड्यूस की वैल्यू निकालनी है, तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि फाई क्या होता है, बी डॉट ए, फाई होता है बी डॉट ए, इसका मतलब बी ए कॉस थीटा। अब यहां पर जो हमने कंसिडर करा है वो कंसिडर करा है कि मैग्नेटिक फील्ड L और LBV, ये जो वेलोसिटी है, इसकी वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड और इसकी लेंथ, ये तीनों क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ये तीनों क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो इसका मतलब अब हम देखेंगे कि फ्लक्स क्या है, बी डॉट ए। अब यहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्या है, अंदर की तरफ, और हमारा इस एरिया वेक्टर का तो ये एरिया वेक्टर भी क्या है, उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में बी है, तो ये क्या हो जाएगा, cos 0, इसका मतलब बी ए हो गया। तो हमारा जो फाई है वो क्या हो गया, बी ए, क्या हो गया हमारा फाई, बी ए। अब हमारा ईएमएफ क्या होता है, ईएमएफ होता है माइनस डी फाई बाई डी टी। ईएमएफ क्या होता है, माइनस डी फाई बाई डी टी। और अभी हमने निकाला फ्लक्स क्या हुआ, बी ए, ठीक है। तो ई क्या होगा, माइनस डी बाई डी टी ऑफ बी ए। अब यहां पर हमारा एरिया क्या होगा, वो जो चेंज इन एरिया होगा वही होगा एरिया। तो एरिया क्या होता है, एरिया होता है लेंथ, एरिया किसी रेक्टेंगल क्या होता है, L इंटू बी, लेंथ क्या है L, और ब्रेथ क्या है dx। तो हमारा एरिया क्या हो जाएगा, L dx। तो E इज इक्वल्स टू माइनस डी बाई डी टी ऑफ बी, एरिया क्या होगा, L dx। तो E इज इक्वल्स टू माइनस बी, या फिर ये साइन जो है वो किस लिए आता है, डायरेक्शन बताने के लिए लेंथेस लॉ में, तो इसको हम हटा सकते हैं यहां से, या फिर हम इसको ऐसे लिख देते हैं, माइनस बी बाहर आ गया क्योंकि कांस्टेंट है, एल भी बाहर आ गया कांस्टेंट, तो डी बाई डी टी ऑफ एक्स। तो इसका मतलब ई जो होगा वो होगा बी एल, डी एक्स बाई डी टी क्या होता है, वेलोसिटी वी, डी एक्स बाई डी टी क्या होगा, वेलोसिटी वी। ये क्या है, स्मॉल एरिया है, ये क्या है, डी ए, एल डी एक्स क्या होगा, स्मॉल एरिया डी ए। तो टोटल एरिया क्या होगा, एल एक्स, टोटल एरिया क्या होगा, एल एक्स, मतलब टोटल एक्स पे तो हमारा एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो इसलिए हमारा यहाँ पर एरिया क्या आएगा, माइनस डी बाई डी टी ऑफ बी एल एक्स, बी एल एक्स होगा। यहाँ पर ये क्या है, स्मॉल एरिया, ये तो स्मॉल एरिया है लेकिन टोटल एरिया क्या होगा, एल एक्स। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी एक्स बाई डी टी। इसका मतलब डी एक्स बाई डी टी क्या होता है, हमारा वेलोसिटी होता है, चेंज इन पोजीशन क्या होता है हमारा, वेलोसिटी। तो यहाँ पर ईएमएफ इंड्यूस क्या हो गया, बी एल वी। सो द ईएमएफ इंड्यूस्ड इज, उसकी वैल्यू क्या होगी, ईएमएफ की बी एल वी, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड, लेंथ और वेलोसिटी। तो हमारा ईएमएफ इंड्यूस क्या होगा, बी एल वी। ये क्या है, मोशनल ईएमएफ। अब आता है हमारा इंडक्टेंस। इंडक्टेंस क्या होता है, इंडक्टेंस का मतलब है, देखो जब भी कोई कॉइल है उससे मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो लिंक्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो चेंज होता है, तो हमें क्या मिलता है, इंड्यूस करंट मिलता है। मतलब इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस हो जाता है जब भी कॉइल में फ्लक्स चेंज होता है, या फिर किसी दूसरी कॉइल के थ्रू अगर फ्लक्स चेंज हो रहा है तो हम उससे क्या करते हैं, इंड्यूस करंट करवा देते हैं। इसका मतलब जो भी फ्लक्स है हमारा,
जो भी फ्लक्स है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, करंट पे डिपेंड कर रहा है। फ्लक्स जो है, फ्लक्स चेंज हो रहा है तो करंट इंड्यूस हो रहा है, फ्लक्स कम होगा तो भी करंट इंड्यूस होगा, फ्लक्स ज्यादा होगा तो भी करंट इंड्यूस होगा। इसका मतलब ये जो फ्लक्स है ये किस पे डिपेंड कर रहा है, करंट पे डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब फ्लक्स थ्रू कॉइल इज प्रोपोर्शनल टू करंट, फ्लक्स थ्रू कॉइल इज प्रोपोर्शनल टू करंट। इसका मतलब अगर ये प्रोपोर्शनैलिटी हम साइन हटाएं तो प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटा के हमें क्या लगाते हैं, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। क्या लगाते हैं हम, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। तो फ्लक्स इज इक्वल्स टू एल आई हो जाएगा। ये क्या है, सेल्फ इंडक्टेंस। ये क्या है, सेल्फ इंडक्टेंस का कोफिशिएंट। ये मैं अभी आपको समझाती हूं। अगर सपोज यहां पर है सेल्फ इंडक्टेंस होता है और एक होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेल्फ इंडक्टेंस की। सेल्फ इंडक्टेंस क्या होगा, जैसे सपोज एक कॉइल है, ये यहां पर करंट सपोज आई आ रहा है और ये है चेंजिंग करंट। ये क्या है, वेरिएबल या फिर चेंजिंग करंट। अब जब ये वेरिएबल है तो किसी एक पॉइंट पर इसकी सपोज डायरेक्शन है आई, यहां पर इस डायरेक्शन में जा रहा है। अब इस डायरेक्शन में ये करंट फ्लो कर रहा है। अब जब भी करंट फ्लो करेगा तो इसका मतलब यहां पर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी, इसका मतलब फ्लक्स होगा। तो सपोज मैंने कहा कि इस कॉइल के थ्रू जो फ्लक्स लिंक्ड है वो फाई है, फ्लक्स थ्रू अ कॉइल। एक कॉइल के थ्रू जो फ्लक्स है वो फाई है। तो अब जब करंट वेरिएबल है, उससे वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड हो रहा है, फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो यहां पर क्या होगा, इंड्यूस्ड होगा, क्या, करंट होगा। अब करंट जो है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये वाला करंट। तो ईएमएफ जो हमारा इंड्यूस करंट होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, क्योंकि लेंस लॉ क्या कहता है कि जो इसको प्रोड्यूस कर रहा है उसी को ये अपोज करेगा। अब ये वाला करंट इसको प्रोड्यूस कर रहा है तो इंड्यूस करंट जो होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। अब इंड्यूस करंट भी उसी सेम कॉइल में हुआ तो इसको हम क्या बोलते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस। क्या बोलते हैं इसको, सेल्फ इंडक्टेंस, कि उसी सेम कॉइल में ये जो है वो फ्लक्स करंट जो है वो इंड्यूस हुआ। अगर करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है तो इंड्यूस करंट क्या होगा, इस डायरेक्शन में, इसमें क्या होगा, इंड्यूस्ड आई। ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में करंट आ रहा है, क्योंकि इसी करंट से ही मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है और इसी से फ्लक्स चेंज हो रहा है और इसी से ही इंड्यूस ईएमएफ हो रहा है। लेकिन जो इंड्यूस करंट होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ऑपोजिट, क्योंकि ये इसको अपोज करेगा जो इसको चेंज कर रहा है। तो यहां पर फाई जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई है और इसमें एक टर्न्स में फाई है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो हमारे क्या है, एन। तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स ये है एन, तो एन फाई हो जाएगा टोटल फाई। तो एन फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। जब भी हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाते हैं तो हमें क्या लिखना पड़ता है, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हमारा आया एल। इसको हम क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। इसको हम क्या लिखते हैं, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। अब क्या होता है हमारा ई जो होता है वो क्या होता है, डी फाई बाई डी टी। तो यहां पर हम लिखते हैं E की जगह डी फाई बाई डी टी लिखते हैं, तो ये क्या होगा, एन फाई आ जाएगा। ये एन फाई होगा टोटल नंबर ऑफ टर्न्स के साथ, तो ये हो जाएगा एन फाई क्या होगा, एल आई। तो ये हो जाएगा एन एल डी आई बाय डी टी। ये क्या होगा, ईएमएफ। अब अगर हमें कैलकुलेट करना हो, अब हम कैलकुलेट करते हैं सेल्फ इंडक्टेंस थ्रू अ सोलेनॉइड। सपोज ये एक सोलेनॉइड है, इसकी लेंथ हमने मान ली L और इस एक कॉइल का रेडियस मान लिया हमने, रेडियस ऑफ वन कॉइल वो हो गया हमारा R। और इस एक फ्लक्स जो है वो हमारा है फ्लक्स लिंक्ड टू वन कॉइल। तो इसमें नंबर ऑफ टर्न्स है हमारे n। तो हमें पता है लॉन्ग सोलेनॉइड के लिए हमने मैग्नेटिक वाले चैप्टर में निकाला था कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, म्यू नॉट एन आई, और ये n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ये होता है हमारा म्यू नॉट, एन का मतलब एन मतलब कि नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो अगर हमें निकालना हो फ्लक्स, तो फ्लक्स क्या होता है, बी डॉट ए, यानी कि बी ए
कॉस थीटा, और यहाँ पर क्या है 0 है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड हमने माना इस डायरेक्शन में है और हमारा एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में है, तो हमारा क्या हो जाएगा बी ए कॉस 0 यानी कि बी ए। तो हमारा फ्लक्स क्या मिल गया बी ए। तो टोटल फ्लक्स क्या होगा, ये तो एक फ्लक्स लिंक टू वन कॉइल हमें मिल गया फाई, तो टोटल फ्लक्स जो होगा वो क्या होगा हमारा एन फाई। तो टोटल फ्लक्स क्या होगा एन बी ए, यानी कि एन मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी म्यू नॉट एन आई, और एरिया क्या है पाई आर स्क्वायर। किसी भी सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर। अभी हमने पीछे निकाला था यहाँ पर कि हमारा जो एन फाई होता है वो क्या होता है एल आई। अभी हमने पीछे निकाला एन फाई क्या होता है एल आई, ये होता है कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। तो एन फाई की वैल्यू हम रखेंगे एल आई, यानी कि एल आई की वैल्यू होगी एन म्यू नॉट एन आई पाई आर स्क्वायर। तो L की वैल्यू क्या होगा, यहाँ आई से ये आई कैंसिल, तो L की वैल्यू क्या होगी n म्यू नॉट n पाई आर स्क्वायर। अब ये क्या है n अपॉन एल, ये क्या है हमारा n अपॉन एल, तो इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं n की जगह NL। तो यहां पर हम लिखते हैं L की वैल्यू म्यू नॉट n की जगह आएगा हमारा NL मतलब n स्क्वायर L पाई आर स्क्वायर। तो ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू। तो सेल्फ इंडक्टेंस थ्रू अ सोलेनॉइड क्या होता है म्यू नॉट एन स्क्वायर एल पाई आर स्क्वायर, या फिर एल की वैल्यू होगी हमारी म्यू नॉट एन पाई आर स्क्वायर एल। ये होता है सेल्फ इंडक्टेंस थ्रू अ सोलेनॉइड। अब हम बात करते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। अभी हमने क्या बात करी थी कि जैसे सपोज एक कॉइल है, उस कॉइल से हमने करंट पास करवाया, वो वेरिएबल है तो हमें इंड्यूस करंट मिला उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में। बट यहां पर क्या है कि इसी में ही सेम कॉइल में ही ये करंट इंड्यूस हुआ, इसलिए हम इसको बोला सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ मतलब खुद को ही उसने इंड्यूस कर लिया करंट। म्यूचुअल इंडक्टेंस का मतलब है सपोज यहां पर एक कॉइल है, इस कॉइल में हमने करंट फ्लो करवाया, ये सपोज यहां पर करंट फ्लो हो रहा है इस कॉइल में, यहां पर ऐसे करंट फ्लो हो रहा है। अब इस करंट फ्लो की वजह से एक और सपोज कॉइल लेके आए हम, अब इस करंट यहां पर इसमें करंट फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो होने की वजह से क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से यहां पर क्या होगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी। और जैसे जैसे ये मैग्नेटिक, ये सपोज वेरिएबल है करंट, ये क्या है वेरिएबल करंट है, तो इसका मतलब वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड होगा और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी वेरिएबल होगी। तो इसकी वजह से इस कॉइल में क्या होगा इंड्यूस करंट होगा, इस कॉइल में क्या हो जाएगा इंड्यूस्ड करंट हो जाएगा। अगर यहां पर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है, अगर यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में निकालो तो इस डायरेक्शन में है मैग्नेटिक फील्ड, अगर सपोज मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है तो यहां पर जो इंड्यूस करंट होगा वो इसको रिड्यूस करेगा। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड यहां पर जो करंट की डायरेक्शन होगी वो ऐसी होगी ताकि यहां से जो है वो मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में हो, अब यहां पर भी इसी डायरेक्शन में होगा मैग्नेटिक फील्ड, ताकि इस डायरेक्शन में होगा, ताकि ये अब क्या होगा यहाँ पे उल्टा मैग्नेटिक इंड्यूस जो है वो इसको अपोज करे जो मैग्नेटिक फील्ड इसने प्रोड्यूस करा है। तो इस वजह से इस कॉइल में करंट फ्लो होने की वजह से यहां पर क्या होगा मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने पर दूसरे कॉइल में क्या होगा इंड्यूस करंट। तो यहां पर हमें क्या मिलेगा इंड्यूस करंट। इसने अब यहां पर सेल्फ में इंडक्शन नहीं करा, यहां पर इसने दूसरी कॉइल में करंट जो है वो इंड्यूस करवाया है, क्योंकि यहां पर चेंजिंग क्या हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड। तो जिसमें दो क्लोजली लाइंग कॉइल्स जो होती हैं, जिसकी वजह से एक में करंट की स्ट्रेंथ चेंज होने पर, एक में वेरिएबल करंट होने पर दूसरे में अपने आप ही ईएमएफ जो है वो डेवलप हो जाता है। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। क्या बोलते हैं हम इसको म्यूचुअल इंडक्टेंस। अब म्यूचुअल इंडक्टेंस में यहां पर भी जो इसका मैग्नेटिक फ्लक्स है वो क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, जितना करंट होगा उतना फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स जितना चेंज होगा उतना करंट इंड्यूस होगा। तो प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो हम यहां लगाते हैं एम आई। ये क्या है कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। क्या है ये कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस या फिर म्यूचुअल इंडक्टेंस। इसको हम क्या बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस या फिर कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो ये होता है phi इज इक्वल्स टू एम आई। अब हम निकालते हैं, अब इस म्यूचुअल इंडक्टेंस और सेल्फ इंडक्टेंस की, यहां पर हमने बात करी सेल्फ इंडक्टेंस, इसमें सेल्फ इंडक्टेंस की यूनिट क्या है यूनिट ऑफ एल। यूनिट ऑफ एल होता है हेनरी। क्या होता है यूनिट ऑफ एल इज हेनरी। यूनिट ऑफ एल क्या होता है हेनरी। और यहां पर भी म्यूचुअल इंडक्टेंस की यूनिट क्या होती है हेनरी। क्या होती है इसकी यूनिट
हेनरी। हमने अभी एम निकाला, फाई इज इक्वल्स टू एम आई। अगर हम कहते हैं कि करंट जो है वो 1 एम्पियर का प्रोड्यूस हो रहा है, करंट इंड्यूस हो रहा है वो 1 एम्पियर का हो रहा है, तो फाई क्या होगा, एम होगा। इसका मतलब जो फ्लक्स है वो उसकी वैल्यू क्या होगी, हमारे म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू के इक्वल होगा। तो कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस किसके इक्वल होता है, न्यूमेरिकली इक्वल टू द अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद वन कॉइल व्हेन यूनिट अमाउंट ऑफ करंट फ्लोज थ्रू द कॉइल, नेबरिंग कॉइल। तो अगर मैं डिफाइन करने की कोशिश करूं म्यूचुअल इंडक्टेंस को, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद वन कॉइल व्हेन यूनिट, मतलब 1 एम्पियर का करंट, यूनिट अमाउंट ऑफ करंट फ्लोज थ्रू अ नेबरिंग कॉइल, और इसकी यूनिट क्या है, हेनरी। ये जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है ये किस पे डिपेंड करता है, ज्योमेट्री पे, इनकी ज्योमेट्री पर, इनकी ओरिएंटेशन पर, और इनके बीच के डिस्टेंस पे, नेचर पर, नंबर ऑफ टर्न्स पर, साइज पर, शेप पर, ज्योमेट्री पर, इन पर ये डिपेंड करता है। और दूसरे किस पे, प्लेसमेंट या फिर ओरिएंटेशन पे। तो ये दो चीजों पर ये डिपेंड करता है हमारा क्या, म्यूचुअल इंडक्टेंस। वैसे ही सेल्फ इंडक्टेंस किस पे डिपेंड करता है, सेल्फ इंडक्टेंस डिपेंड करता है हमारे शेप और साइज ऑफ कॉइल पर, शेप और साइज ऑफ कॉइल पर क्या डिपेंड करता है, हमारा सेल्फ इंडक्टेंस। वैसे ही म्यूचुअल इंडक्टेंस किस पे डिपेंड करता है, ज्योमेट्री ऑफ टू कॉइल्स पे, ऑफ टू कॉइल्स पर। अब हम निकालते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम दो सोलेनॉइड को कंसिडर करते हैं। सपोज एक ये सोलेनॉइड है और दूसरा ये बड़ा एक सोलेनॉइड है, ठीक है। सपोज यहां से करंट फ्लो कर रहा है आई, यहां पर है नंबर ऑफ टर्न्स एन आई, यहां पर नंबर ऑफ टर्न्स क्या है, N1 लिख देते हैं। यहां पर नंबर ऑफ टर्न्स क्या है हमारे, N1, नंबर ऑफ टर्न्स है N1, और इसका रेडियस क्या है R1, और अंदर वाले का है N2 टर्न्स और रेडियस है R2। ये क्या है, N1 मतलब कि नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो पहली कॉइल में है N1 और R1, दूसरी कॉइल का है N2 और R2, और इसकी लेंथ जो है सोलेनॉइड की वो हमने मानी है L। लेंथ क्या है सोलेनॉइड की, L। अब क्या हो रहा है, इस बाहर वाले सोलेनॉइड में क्या हो रहा है, करंट फ्लो कर रहा है। इसका मतलब अगर हम सिर्फ लॉन्ग सोलेनॉइड की बात करें तो लॉन्ग सोलेनॉइड की वजह से क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा प्रोड्यूस सेंटर पे। तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड इस कॉइल में प्रोड्यूस होगा, किसके वजह से, बाहर वाले कॉइल में करंट फ्लो होने की वजह से। और उस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, म्यू नॉट एन आई, N1 आई हो जाएगा क्योंकि बाहर वाले कॉइल में आई है। तो मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होगा वो क्या होगा, B1 इज इक्वल्स टू म्यू नॉट N1 I1। ये हो जाएगा बाहर के कॉइल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इस कॉइल के अंदर, ठीक है। अब जो फ्लक्स लिंक्ड होगा इस सेकेंड कॉइल में, फ्लक्स लिंक टू वन, फ्लक्स लिंक विद, दिस इज द फ्लक्स लिंक्ड विद वन कॉइल। तो अगर मैं φ2 निकालू, φ2 मतलब फ्लक्स लिंक विद ईच कॉइल 2, मतलब सेकंड में हर एक कॉइल से जो फ्लक्स लिंक्ड है वो है हमारा φ2। तो φ2 की वैल्यू क्या होगी, BA। तो BA क्या है हमारा, म्यू नॉट एन आई 1 N1, और एरिया क्या होगा, एरिया तो इस सेकंड वाले का होगा, मतलब पाई R2 स्क्वायर। ये क्या होगा, फ्लक्स लिंक विद सेकंड कॉइल। तो टोटल नंबर ऑफ फ्लक्स क्या होगा, N φ2, मतलब कि N भी आएगा यहां पर, म्यू नॉट N1 I1 पाई R2 स्क्वायर इंटू N। ये N क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स। तो नंबर ऑफ टर्न्स बाहर वाले के हम जो है वो अंदर वाले के देखेंगे, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स क्या होगा अंदर वाले में, उसी के हिसाब से तो नंबर ऑफ जो फ्लक्स लिंक्ड है वो होगा। तो जो N होगा वो होगा हमारा म्यू नॉट N1 I1 पाई R2 स्क्वायर N2L, क्योंकि यहां पर जो नंबर ऑफ टर्न्स है, क्योंकि हम यहाँ क्या निकाल रहे हैं, फ्लक्स लिंक विद सेकेंड कॉइल। तो सेकेंड कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं पर यूनिट लेंथ, N2 इंटू L। तो अब हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है, N φ क्या होगा, M इंटू I, या फिर N φ2 क्या होगा, MI2। N φ2 क्या होगा, MI2। तो इसका मतलब MI2 की वैल्यू क्या होगी, म्यू नॉट N1 I1,
यहाँ पर जो N फाई है तो इसका मतलब N फाई टू क्या होगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ I तो करंट कहाँ फ्लो हो रहा है, फर्स्ट उस वाले में, तो क्या होगा I1। तो N फाई टू की वैल्यू क्या होगी MI1 और उसकी वैल्यू क्या है हमारी म्यू नॉट N1 I1 पाई R2 स्क्वायर N2L। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू होगी म्यू नॉट N1 N2 पाई R2 स्क्वायर L। ये होगी हमारी सेल्फ म्यूचुअल इंडक्टेंस। दो सोलेनॉइड के बीच में म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू क्या आएगी, M इज इक्वल्स टू म्यू नॉट N1 N2 मतलब दोनों के नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करेगा, पाई R2 स्क्वायर मतलब अंदर वाले या फिर जो सेकेंड कॉइल है, सेकेंडरी कॉइल जो है उसके रेडियस पर और लेंथ पर। तो ये होगा म्यूचुअल इंडक्टेंस थ्रू अ सोलेनॉइड। इसको हम लिखते हैं M12 मतलब म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड, मतलब पहले की वजह से सेकेंड पे जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है उसकी वैल्यू होगी ये। अभी हमने जो पढ़ा सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस, तो हम बात करते हैं कि वर्क डन अगेंस्ट, इसमें जो भी वर्क डन हुआ इंड्यूस करने पर वर्क डन जो हुआ, तो वर्क डन अगेंस्ट द सेल्फ इंडक्टेंस क्या होगा, सेल्फ इंडक्टेंस में वर्क डन अगेंस्ट द सेल्फ इंडक्टेंस क्या होगा, वर्क डन जो होगा वो हमारा EMF इंटू I। तो अगर हम रेट ऑफ वर्क डन निकालें, रेट ऑफ वर्क डन एट एनी इंस्टेंट, वो क्या होगा dW बाई dt, वो क्या होगा EMF DI बाई dt। और EMF की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, EMF सेल्फ इंडक्टेंस में क्या होता है L इंटू I और DI बाय dt, ये क्या होगा dW बाय dt। तो टोटल वर्क डन निकालने के लिए हम dW बाय dt को इंटीग्रेट करेंगे और वो LI DI बाय dt। तो इसका मतलब W इज इक्वल्स टू LI DI, तो W इज इक्वल्स टू LI DI, तो मतलब W इज इक्वल्स टू LI स्क्वायर बाय 2। तो ये क्या होगा हमारा वर्क डन अगेंस्ट द सेल्फ इंडक्टेंस क्या होगा LI स्क्वायर बाय 2। तो वर्क डन अगेंस्ट द सेल्फ इंडक्टेंस ये क्या होगा LI स्क्वायर। अब इस केस में हम पावर कंजर्वेशन की भी बात कर लेते हैं कि पावर जो है वो कंजर्व हो रही है कि नहीं हो रही है। अभी हमने म्यूचुअल इंडक्टेंस और सेल्फ इंडक्टेंस की बात करी, अब हम करते हैं पावर कंजर्वेशन या फिर एनर्जी कंजर्वेशन। तो पावर कंजर्वेशन की बात करते हैं। सबसे पहले जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ था वो हमारा क्या हुआ था BLV, और I इज इक्वल V इज इक्वल्स टू IR होता है ओम्स लॉ से। तो इसका मतलब EMF इज इक्वल्स टू IR, EMF इज इक्वल्स टू IR, इसका मतलब I की वैल्यू क्या होगी EMF बाय R, इसका मतलब BLV बाय R। I की वैल्यू क्या होगी BLV बाय R। तो हमारा फोर्स क्या होता है IL क्रॉस B, फोर्स क्या होता है IL क्रॉस B, यानी कि ILB साइन 90 मान लिया हमने कि 90 डिग्री का एंगल है, L और B में हमने म्यूचुअल परपेंडिकुलर माना था। तो IL क्रॉस B मतलब कि ILB साइन थीटा, और तीनों म्यूचुअल परपेंडिकुलर थे मतलब साइन 90 हो गया, 0 यहाँ पर क्या हो गया 1 हो गया है। तो हमारा फोर्स क्या हुआ ILB। तो फोर्स की वैल्यू यहाँ पर I की वैल्यू रखते हैं BLV बाय R LB, तो ये हो जाएगा B स्क्वायर L स्क्वायर V बाय R। किसकी वैल्यू फोर्स की वैल्यू क्या होगी, ये फोर्स की वैल्यू B स्क्वायर L स्क्वायर V बाय R। तो पावर क्या होता है हमारा, पावर होता है P इज इक्वल्स टू F इंटू V। P क्या होता है फोर्स इंटू वेलोसिटी, तो मतलब B स्क्वायर L स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन R हो गया, ऑलरेडी V था और यहाँ पर एक और V आ गया। तो पावर की वैल्यू क्या हो गई B स्क्वायर L स्क्वायर V स्क्वायर R। ये किससे पावर जनरेट हुई, ये हुई मोशनल जो हमारी EMF इंड्यूस्ड हुआ था उससे जो पावर इंड्यूस हुई वो हुई P इज इक्वल्स टू B स्क्वायर L स्क्वायर V स्क्वायर बाय R। तो वैसे क्या पावर जनरेट होती है, वैसे पावर होती है पावर इज इक्वल्स टू I इंटू V या फिर I स्क्वायर R भी पावर होती है। तो पावर की वैल्यू हुई I की वैल्यू है हमारी BLV बाय R होल स्क्वायर इंटू R। तो इसका मतलब B स्क्वायर L स्क्वायर V स्क्वायर बाय R स्क्वायर इंटू R से R गया, तो यहाँ पर पावर क्या आई B स्क्वायर L स्क्वायर V स्क्वायर बाय R। तो ये दोनों पावर क्या हो गई इक्वल हो गई। तो इसका मतलब पावर जो है वो क्या है हमारी
कंजर्व्ड है। यहाँ पर पावर क्या है हमारी, कंजर्व्ड, क्योंकि ये जो पावर है ये हमारी क्या है, डिसिपेटेड पावर। क्या है ये, डिसिपेटेड पावर। डिसिपेटेड एनर्जी जो होगी वो हमारी क्या होगी, I²R। तो इसका मतलब जो एनर्जी पावर जो है वो कंजर्व है, जितनी प्रोड्यूस हुई उतनी ही डिसिपेट हो गई। तो ये क्या है, एनर्जी या पावर कंजर्वेशन। अब हम बात करते हैं एसी जनरेटर की। ये एसी जनरेटर क्या होता है, ये डिवाइस होता है जो मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जो डिवाइस कन्वर्ट करता है उसको हम क्या बोलते हैं, एसी जनरेटर। इसमें क्या होता है, एसी करंट जो है वो प्रोड्यूस होता है। क्या होता है, एसी करंट प्रोड्यूस होता है। ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसमें एसी करंट प्रोड्यूस हो रहा है। एसी करंट का मतलब होता है जिसमें डायरेक्शन जो है वो सेम नहीं रहती, डायरेक्शन जो है वो वेरिएबल होती है। एसी करंट का मतलब है डायरेक्शन इज वेरिएबल। तो इसका मतलब जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे ये काम कर रहा है, इसका मतलब है ये जो डिवाइस होता है एसी जनरेटर, उसका मतलब वो क्या करता है, कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इसमें सबसे पहले इसकी कंस्ट्रक्शन देखते हैं। यहाँ पे हमने क्या लगा रखा है, मैग्नेट लगा रखे हैं। ये नॉर्थ पोल है और ये क्या है हमारा, साउथ पोल। इसके सेंटर में हमने एक कॉइल रखा है जिसको हमने किससे कनेक्ट करा है, ये हमारे स्लिप रिंग्स हैं। और यहाँ हमारे पास क्या है, यहाँ पे इसको हमने बैटरी से कनेक्ट कर रखा है। तो यहाँ पर क्या होगा, जब भी अब हम इसकी कंस्ट्रक्शन देखते हैं। ये हमने लगा रखे हैं यहाँ पर मैग्नेट और ये कॉइल है। ये कॉइल जो है वो इस एक्सियल, ये जो एक्सियल है इसके थ्रू जो है वो रोटेट हो रही है। ये जो है ये कॉइल, ये किससे कनेक्टेड है, ये स्लिप रिंग्स हैं। ये स्लिप रिंग्स जो है ये कॉन्टैक्ट बनाते हैं इन ब्रशेस और इस कॉइल के बीच में। ये कॉइल ताकि ये जब घूमे, बार बार घूमे तो ये अटके नहीं, तो इसलिए ये स्लिप रिंग्स लगाए गए हैं कि बार बार घूमना इसको आसानी हो जाए। और उसके बाद ये हमारे कार्बन ब्रशेस लगे हुए हैं। ये कार्बन ब्रशेस जो हैं वो किसके बीच में कांटेक्ट बनाते हैं, ये इस रिंग के बीच में कांटेक्ट बनाते हैं। ये जो हमारे यहाँ पे हमने लगा रखा है लोड, ये क्या लगाया है, यहाँ पर हमने लोड लगाया है। इस लोड और रिंग के बीच में ये जो स्लिप रिंग्स हैं, इस लोड और रिंग के बीच में जो कांटेक्ट बना रहा है वो हमारा क्या बना रहा है, कार्बन ब्रशेस। और ये जो रिंग, ये हमारी कॉइल है, ये किसके अक्रॉस घूम रही है, इस एक्सियल के अक्रॉस जो है वो रोटेट हो रही है। जैसे जैसे कॉइल जो है वो ये रोटेट होगी वैसे वैसे ये हमें क्या जनरेट करके देगी, एसी करंट या एसी ईएमएफ जो है वो जनरेट करेगी। अब कैसे होती है एसी ईएमएफ जनरेट, सबसे पहले तो हम कंसिडर करते हैं टाइम t इज इक्वल्स टू 0 पे हमारा जो थीटा है वो हमारा 0 है। थीटा क्या है हमारा, बी, थीटा क्या है हमारा बी, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है यहां से क्या है, नॉर्थ से साउथ के बीच में ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है। तो इस एरिया वेक्टर और बी के बीच में जो एंगल है वो हमारा थीटा है। सपोज हमने थीटा जो है वो 0 कंसिडर करा कि सबसे पहले जो है वो बी भी उसी डायरेक्शन में और हमारा एरिया वेक्टर भी उसी डायरेक्शन में। टाइम t इज इक्वल टू 0 पे हमने माना कि थीटा जो एंगल बिटवीन बी और ए है वो है हमारा 0। इसका मतलब ये जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, सपोज इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है तो हमारी कॉइल जो है वो इसके परपेंडिकुलर पड़ी है, यानी कि एरिया वेक्टर इसका और बी वेक्टर जो है वो सेम ही डायरेक्शन में है, पैरेलल है। तो थीटा क्या हो गया हमारा 0। अब किसी टाइम t पर थीटा, ये कॉइल जो है वो रोटेट हो रही है तो टाइम किसी t पर थीटा जो है वो 90 डिग्री हो जाएगा। इसका मतलब हमने मान लिया कि लेट दिस कॉइल बी रोटेटेड विद फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। हमने माना कि लेट दिस कॉइल बी रोटेटेड विद एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा। ओमेगा क्या होगा हमारा थीटा बाय टी, यानी कि थीटा क्या होगा हमारा ओमेगा टी। हमने मान लिया कि किसी एक पॉइंट पर t इज इक्वल्स टू 0 पर हमारा थीटा जो है वो 0 है। थीटा इज द एंगल बिटवीन B और A, यानी कि हमारा ये जैसे सपोज मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो हमारी जो कॉइल है वो परपेंडिकुलर है इसके, यानी कि हमारा A वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में B है और A वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में है। तो थीटा इज इक्वल्स टू 0 हो गया एक पॉइंट पर। सपोज t इज इक्वल्स टू t पर थीटा जो है वो कोई एक एंगल हो गया थीटा। तो सपोज ये मैग्नेटिक फील्ड B है ऐसे और हमारा ये कॉइल है इस तरीके से और ये एक एंगल है A, तो ये B है और ये A है तो इसका एंगल क्या है हमारा थीटा। सपोज इस पॉइंट पर एंगल जो है वो हमारा क्या है थीटा। तो
फ्लक्स क्या होगा, सबसे पहले तो फ्लक्स होगा हमारा बी ए कॉस थीटा, यानी कि बी ए कॉस ओमेगा टी, क्योंकि थीटा क्या है हमारा ओमेगा टी, क्योंकि ओमेगा है हमारा एंगुलर फ्रीक्वेंसी जिससे ये रोटेट कर रहा है, तो ओमेगा टी हमारा हो गया एंगल। अब सपोज इस कॉइल में n नंबर ऑफ टर्न्स है, तो नंबर ऑफ टर्न्स हमने मान लिया n है, तो फाई n हो जाएगा टोटल फ्लक्स, तो फाई n फाई हो जाएगा बी एन बी ए कॉस ओमेगा टी। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ अब क्या हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि ये कॉइल जो है वो रोटेट कर रहा है, इसमें थीटा जो है वो चेंज हो रहा है, थीटा चेंज होने पर हमारा फ्लक्स भी चेंज होगा, क्योंकि थीटा फ्लक्स जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, थीटा पे। जब थीटा चेंज होगा तो हमारा फ्लक्स चेंज होगा, और फ्लक्स चेंज होगा तो हमें क्या मिलेगा, ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ, वो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा हमारा डी फाई बाई डी टी, तो यानी कि डी बाई डी टी ऑफ एन बी ए कॉस ओमेगा टी। तो यानी कि हमारा एन कांस्टेंट है बाहर आ गया, बी कांस्टेंट है बाहर आ गया, ए कांस्टेंट है बाहर आ गया, डी बाई डी टी ऑफ कॉस ओमेगा टी। तो कॉस ओमेगा टी की वैल्यू क्या होती है हमारी, यहाँ पे क्या है, इज इक्वल्स टू माइनस डी फाई बाई डी टी, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस ओमेगा टी इज, कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन ओमेगा टी, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। जब हम डिफरेंशिएट करेंगे कॉस ओमेगा टी को क्या आएगा ओमेगा साइन ओमेगा टी, ईएमएफ प्रोड्यूस क्या हो जाएगा एम बी ए साइन ओमेगा टी। अब हमारा जो एन है, बी है, ए है और ओमेगा, ये सारे क्या है हमारे कांस्टेंट, तो इसकी जगह हम एक अलग कांस्टेंट लगा देते हैं जिसकी वैल्यू है ई इज इक्वल्स टू ई नॉट, ईएमएफ इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ये क्या हो गया हमारा ईएमएफ प्रोड्यूस साइन ओमेगा टी, और ई क्या होता है आई आर, ई क्या होता है हमारा V इज इक्वल्स टू आई आर, यानी कि E इज इक्वल्स टू आई आर, यानी कि E की वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा E इज इक्वल्स टू आई आर, मतलब I, अगर हमें I निकालना है तो दैट मीन्स E बाय आर, तो E बाय आर इज इक्वल्स टू ई नॉट बाय आर साइन ओमेगा टी, डिवाइड बाय कर दिया हमने आर आर से, तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पर ई बाय आर क्या होता है आई इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो ये हमें क्या मिल गया वेरिएबल करंट मिल गया, यानी कि हमें क्या मिला एसी करंट। ये जो क्या कर रहा है वेरिएबल है करंट, जो उसको हम क्या बोलते हैं वेरिएबल करंट। किससे वेरी कर रहा है, ये साइन ओमेगा टी से वेरी कर रहा है। अब जैसे जैसे हम क्या करते हैं यहाँ पर, अब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं आई और थीटा के बीच में। ये है हमारा आई यहाँ पर करंट और ये है हमारा थीटा। तो थीटा यहाँ पर 90 डिग्री, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री और 270 डिग्री। तो टाइम क्या होगा यहाँ पर 0 टाइम होगा, और यहाँ पर क्या होगा t/4। थीटा क्या होगा हमारा 90 डिग्री मतलब कि π/2, तो टाइम क्या होगा t/4। यहाँ पे क्या होगा t/2, 3t/4 और फिर आगे क्या होगा 360 यानी कि t। ये हो गया हमारा थीटा। अब हम बात करते हैं कि जैसे ये है हमारा I इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। जब t की वैल्यू 0 है, जब t की वैल्यू 0 है इसका मतलब साइन 0 की वैल्यू क्या हो गई 0, तो करंट क्या हो गया 0। तो ये करंट जो होगा यहाँ से 0 शुरू होगा। फिर जैसे ही यहाँ पर t/4 पर थीटा जो है वो 90 डिग्री है, थीटा 90 का मतलब साइन 90, साइन 90 क्या हो जाएगा 1, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी आई नॉट यानी कि मैक्सिमम वैल्यू। साइन की वैल्यू क्या हो गई मैक्सिमम, यहाँ पर क्या हो गया आई नॉट। अब फिर से क्या हुआ साइन 180, साइन 180 क्या हो गया फिर से 0, तो इसका मतलब यहाँ से आ गया फिर से ये 0। अब फिर से 0 का मतलब अब यहाँ पे क्या होगा 270 डिग्री, यानी कि फिर से साइन की वैल्यू क्या हो गई -1, तो -1 होगी साइन की वैल्यू, तो आई क्या हो जाएगा माइनस आई नॉट। तो यहाँ पर आई की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस आई नॉट, और फिर से यहाँ पर 360 पे फिर से साइन क्या हो जाएगा 0, आई की वैल्यू क्या हो गई 0। तो इस तरीके से हमें क्या मिलेगा ऑल्टरनेटिंग करंट, यानी कि एसी ऑल्टरनेटिंग करंट। और ये ऑल्टरनेटिंग करंट हमें किससे मिला, जो हमारा हमने यहाँ पर कॉइल को जो हमने रोटेट करवाया था किसके मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, तो इसने हमें क्या दिया एसी करंट प्रोड्यूस करके दिया, यानी कि हमें क्या मिल गया एसी जनरेटर जो जनरेट कर रहा है एसी करंट को। और ये अब क्या करेगा, इसका काम क्या है मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करना। हमने क्या करा यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी दी, हमने यहाँ पर लोड लगाया,
और लोड से हमने जब इसको रोटेट करा, हमने इसको मैकेनिकल एनर्जी दी, इसको रोटेट करा और इसने हमें क्या दिया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी, इसने हमें ईएमएफ प्रोड्यूस करवाया, करंट दिया जो क्या है ऑल्टरनेटिंग करंट, जिसका ग्राफ क्या है इस तरीके से बनेगा। और ये क्या है हमारा साइन ग्राफ, यानी कि ये क्या है हमारा ऑल्टरनेटिंग करंट। तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा सब कुछ। यहां पर हमारा चैप्टर खत्म होता है और आई होप सभी को समझ में आया होगा। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड विद पढ़ लो इंडिया। हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे, तब तक स्टे ट्यून्ड विद पढ़ लो इंडिया। थैंक यू सो मच।